नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। रशिया यूक्रेन के युद्ध का आज 38वां दिन है। दोनों देशों के बीच जंग जारी है। अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। सैकड़ों सैनिकों की जान चली गई है। आम लोग इस युद्ध का शिकार हुए, लेकिन युद्ध विराम नहीं हुआ। सीज फायर की घोषणा विफल हो गई। रूस यूक्रेन के बीच हुई कई बैठक भी बेनतीजा रही, लेकिन कल एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए। उनका यह दौरा बहुत अहम है क्योंकि भारत शांति का पक्षधर है। रूस से भारत की दोस्ती भी सभी जानते हैं। ऐसे में कल जब सर्गेई लावरोव प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर विशेष रूप से चर्चा की। यूक्रेन युद्ध में फिलहाल दुनिया को मध्यस्थ की जरूरत है और यह मध्यस्थ विश्वगुरु भारत बन सकता है। तभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति स्थापित हो और रूस भी अपने विचार को दोहराए। इसके जवाब में सर्गेई लावरोव ने भी कहा कि भारत के मध्यस्थ बनने से किसी को आपत्ति नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं बयान। с которыми бесполезно таким языком разговаривать. И если Индия увидит для себя какую-то роль в том, чтобы обеспечить решение тех проблем, которые послужили началом нынешней ситуации, а именно проблем равной, неделимой безопасности в Европе, если Индия поможет утвердить принципы справедливости в этих делах и объяснит нашим позициями справедливости и рациональных подходов к решению международных проблем, сможет поддержать такие процессы, я думаю, что никто не будет против. भारत का मध्यस्थ बनना क्यों जरूरी है, यह भी हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यूक्रेन युद्ध का 38वां दिन है। आज भी यूक्रेन में भीषण तबाही रुकी नहीं है। यूक्रेन के ओडिशा में सुबह 3 मिसाइलों से अटैक किया गया। यह मिसाइल अटैक क्रीमिया बॉर्डर से किया गया। कीव में अब तक 155 मकान और 44 स्कूल तबाह हो चुके हैं। यह एक परेशान करने वाली खबर है। रशियन अटैक में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हुआ है। कल यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो पर हमला किया। इससे रूसी पक्ष को भी नुकसान पहुंचा। ऐसे हालात में रशिया का पलटवार आने वाले दिनों में और भी खतरनाक होगा। तो भारत के मध्यस्थ बनने से यूक्रेन युद्ध पर विराम लग सकता है। सहमति की टेबल पर आना और सहमति के लिए कोई बड़ा रास्ता अख्तियार करना, इस पर भारत की भूमिका हो सकती है। और इसी पर आज मुकाबला में बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है। आप डिफेंस एक्सपर्ट है। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल बिशंबर दयाल, बहुत स्वागत है सर आपका भी। मेजर जनरल जी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत सर आपका भी। मेजर जनरल शशि भूषण बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और यूक्रेन से कारोबारी कुलदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। यूक्रेन में बहुत कम आवाजें बची हैं और जो हैं भी वो ज्यादातर पलायन कर चुकी हैं, लेकिन आप चूंकि इस वक्त यूक्रेन स्थित कारोबारी हैं और वहीं पर मौजूद हैं, इसलिए आपकी राय जानना भी और महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे पहले भारत के मध्यस्थ की भूमिका किस तरीके से ये काम कर सकती है? जनरल केजे सिंह, मैं आप ही से इस बात की शुरुआत करती हूं। भारत इस मध्यस्थ की भूमिका में कैसे आ सकता है? क्योंकि रशियन वॉइस ये कहती है कि अभी लावरोव का बयान हमने सुनवाया दर्शकों को कि अगर भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, इससे किसी को कोई क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए मीनाक्षी जी, ये एक बहुत अच्छी और बहुत सोची समझी पहल है और इस पहल के पीछे हमारी जो राजनयिक सूझबूझता है वो ये पहल उसका परिचायक है। क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू हुई तो भारत के ऊपर चारों तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था और ये दबाव अभी पिछले 48 घंटे तक था। हमारे देश में बहुत सारे लोग आ रहे थे और हम पे दबाव डाल रहे थे कि हम एक पक्ष की तरफ हम अपना निर्णय दें और हम उसको अपना उस तरफ रुख करें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और जैसे कि भारत की नीति है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या बैलेंसिंग का रोल अदा करना चाहते हैं, इसीलिए हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के
सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होते हुए भी हमने हर एक वोटिंग से एब्सटेन किया, दोनों तरफ से। तो हम एक न्यूट्रल पक्ष में रहे। और आपने देखा होगा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी हमारे प्रधानमंत्री से कई बार बातचीत। तो दोनों देशों के साथ हमारे काफी घनिष्ठ संबंध है, हम उनसे हथियार लेते रहे हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि यूक्रेन के गैस टरबाइन इंजन रशिया में गए हैं, रूस में, और वहां पर वो हिंदुस्तान की फ्रिगेट में फिट हो रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए बन रही है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी भूमिका हमें मिली है, और इसीलिए मिली है क्योंकि हम शुरू से निष्पक्ष रहे। और ये भूमिका अगर हम जिम्मेदारी से भारत ये भूमिका उठाना चाहता है जनरल दयाल, तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि मध्यस्थता करने की कोशिश टर्की नहीं कर रहा है, वो भी अपनी तरफ से मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल भी चाहता है कि कोई समाधान निकले और जल्द से जल्द निकले, लेकिन भारत इस भूमिका में आए या उसके पास वो टैक्स, उसके पास वो नीति, वो कैसे हो सकता है? देखिए मीनाक्षी, पहली बात तो है कि जहां तक इजराइल की बात है, मैं समझता हूं इजराइल या टर्की जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक टैग तो है उनके साथ कि वो प्रो अमेरिकन हैं या अमेरिका के इशारे पे काम करते हैं या नाटो का मेंबर है। टर्की तो खुद तो नाटो का ही पक्ष रखेंगे कुछ कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी न्यूट्रलिटी दिखाने की कोशिश की है। वास्तविकता ये है कि अगर आप देखें पिछले 5-7 साल में, तो जो अपना टर्की है उसका जो रुख है वो कई बार रशिया के खिलाफ भी रहा है। अजरबैजान और जब आर्मेनिया के बीच में युद्ध था तो सबको मालूम था कि टर्की जो है वो अजरबैजान की मदद कर रहा है, जो कि जबकि आर्मेनिया के साथ रशिया का जो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, तो उनको भी इतना ट्रस्ट नहीं हो सकता। भारत की, जैसे जन केजे ने कहा, बड़े सुलझे हुए हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, एक बहुत ही मतलब भारत की एक बहुत अपनी यूनिक पोजीशन है ना। हम पहली बात तो न्यूट्रल है, दूसरी बात यह है कि हमारा देश जो है वो ना तो छोटी इकोनॉमी है, ना छोटा मार्केट है, ना छोटा मतलब ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट छोटे। मतलब आज भारत की जो नेशनल पावर है वो तो अमेरिका की नेशनल पावर में भी से है ना। 4.5 मिलियन इंडियंस वहां भी तो काम करते हैं। भारत की अपनी एक अपने आप में मजबूती है, लेकिन अगर आप इस मजबूत पर न्यूट्रल रहेंगे तो आप ज्यादा दिन मजबूत नहीं रहेंगे। अगर आप पहल करेंगे, और अगर पहल करना है भारत को, तो जैसे पहले भी कहा है कि भाई अगर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट भी चाहते हैं और रशिया भी चाहता है, रशिया ने हिस्ट्री में पहली बार किसी मुल्क को कहा है कि आप मध्यस्थता कर सकते हो। रशिया ने पहले कभी नहीं कहा। रशिया अपने यूएन का मेंबर है, परमानेंट मेंबर है यूएन का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब एक मेजर पावर है जिसने फासिज्म को हराया है। अगर वो कंट्री आज इंडिया को ये रिक्वेस्ट कर रही है तो इंडिया का कितना स्टेचर बढ़ जाता है। लोग फियर ऑफ फेलियर से कह रहे हैं कि नहीं साहब, भारत को अपने हाथ नहीं जलाने चाहिए, ये भारत का पक्ष नहीं होगा। साहब, यूक्रेन से भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, हमारे कितने स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं, और पिछले, और जैसे पहले भी कहा, यूक्रेन से हमारे टेक्निकल कॉपरेशन भी रही हैं। हालांकि यूक्रेन पहले यूक्रेन था जिसने पाकिस्तान को टैंक दिए, T-80 दिए, और उसके बाद ही हम लोग मॉडर्नाइजेशन पे गए ना। लेकिन वो वक्त पिछला था, बहुत कुछ बदल चुका है। आज हमारे यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते हैं, रशिया से तो हमारे गहरे रिश्ते हैं। और अगर प्रेसिडेंट पुतिन को कोई टावरिंग पर्सनालिटी, रशिया में और यूक्रेन में दोनों जगह कुछ लोग हैं जो ये पीस चाहते हैं, और यूक्रेन के वो लोग जो पीस चाहते हैं वो शायद प्रेसिडेंट जेलेंस्की को कन्विंस नहीं कर पा रहे। रशिया में भी कुछ लोग होंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों की बहुत चीजें मिलती हैं। हमारे दोस्त बैठे हैं यूक्रेन से, वो बताएंगे। एथिनिसिटी मिलती है, लैंग्वेज है, मौसम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूक्रेन और रशिया की एक सी। और ये हमें याद रखना होगा कि यूक्रेन और रशिया तो कभी एक ही थे, आज की तारीख में ये युद्ध में है। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये बात पूरा विश्व जानता है, चाहे वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हो या फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन हो, दोनों के ही भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। और मध्यस्थता के बाद यूक्रेन भी पहले कर चुका है, मध्यस्थता के बाद आज लावरोव भी भारत आते हैं, वो ये करते हैं। लेकिन क्या भारत की भूमिका और मध्यस्थता के तौर पर उभरने पर क्या कोई लाभ हो सकता है? क्या आपको लगता है यूक्रेनियंस की नजरों से?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लाभ होगा इसका, क्योंकि देखिए हम लोगों से जहाँ पे यहाँ के सिविलियन से भी बात करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि इंडिया का पूरी दुनिया में नाम है, आज मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम है, अगर ये मध्यस्थता होती है तो इसका सब लोग ये बोलते हैं कि इंडिया को बीच में आना चाहिए। मैं इन लोग जहाँ लोगों से मिलता हूँ, यहाँ पे डिफेंस वालों से भी मिलता हूँ, कुछ मंत्रियों से भी मिलता हूँ, जिनसे भी बात होती है वो बोलते हैं कि इंडिया को आना, इंडिया से बहुत उम्मीदें हैं सबको। और इस समय वो वक्त है, कहते हैं स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, इस समय वक्त है जब उनके फॉरेन मिनिस्टर भी बोल कर गए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा जल्दी इस काम को कर दिया जाए तो हजारों लाखों लोगों की जो है जान बचेगी, जो आने वाले टाइम में शायद इस युद्ध में मारे जाएंगे। बिल्कुल जनरल द्विवेदी, अगर हम भारत की पोजीशनिंग को देखें, हमें देखिए अमेरिका का साथ भी चाहिए, हमें रशिया में भी हमारा इंटरेस्ट है, हमें पाकिस्तान और चीन को काउंटर बैलेंस करना है, इराक में, अफगानिस्तान में भी अपने अगर इंटरेस्ट को सर्व करना है तो उसमें हमें रशिया की ज़रूरत है। वहीं अगर हम लोअर हाफ भारत का देखें, या इंडो पैसिफिक रीजन की बात देखें, तो वहाँ पे हमें क्वाड में भी हमारी भूमिका है। तो अब भारत की अपनी आप पोजीशन एक ऐसी बन जाती है जहाँ पर रशिया और अमेरिका दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं। अमेरिका इस मौजूदा हालात को किस तरीके से देख रहा है, आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखो, जब अगर हम वैश्विक में बदलाव आया है, क्योंकि जो पहले एक कैंप पॉलिटिक्स था या जीरो सम गेम थी कि आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे विरुद्ध हैं, उसमें काफी तब्दीली आई है। और आजकल के युग में आप किसी कैंप में होना जरूरी नहीं है, आप दोनों कैंप के साथ हो सकते हैं। दूसरी बात है मध्यस्थता की। देखो, जब युद्ध होता है तो उसकी कुछ चरण आते हैं, और एक चरण ऐसा आता है कि जब दोनों साइड थक चुकी होती हैं, एक स्टेलमेट सा हो जाता है, तो एक माहौल बनता है मध्यस्थता का। तो वो माहौल अभी बन रहा है, और मध्यस्थता के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो भी मध्यस्थता करना चाहता है वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि उसका अपना स्वार्थ नहीं है। तो इस तरह से भारत की छवि बहुत अच्छी है, क्योंकि हम तटस्थ हैं, निष्पक्ष हैं, और साथ ही साथ मुझे ये भी कहने से बड़ा एक अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने काफी पर्सनल रिलेशनशिप बनाई है, उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और बाकी भी देश जो है उनमें काफी विश्वास करते हैं। उन्होंने काफी पर्सनलाइज किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी को। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये अभी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जहाँ भारत की छवि अच्छी है, कुछ माहौल भी बन रहा है, दोनों यूक्रेन और रशिया चाहते हैं कि ये युद्ध किसी न किसी से खत्म हो जाए। और अभी ऐसा चरण में युद्ध है कि देखो, रशिया तो जीता नहीं और यूक्रेन हारा भी नहीं, तो दोनों के पास कुछ ना कुछ है जाके वो। लेकिन यूक्रेन ने इस दौरान बहुत कुछ गवा दिया है जनरल भूषण, यूक्रेन ने बहुत कुछ गवाया है। आप वहां की इकोनॉमी को देखें, भले ही अमेरिका कहे कि हम आपको सारी एड देंगे, फाइनेंशियल एड देंगे, यूनाइटेड नेशन की मदद की बात करें, यूरोपियन नेशंस की बात करें, लेकिन इसके बावजूद अगर फिर से उसकी इकोनॉमी को खड़ा करना है तो इसमें बहुत वक्त लगेगा, और इसका बहुत हद तक खामियाजा रशिया ने भी उठाया है। जिस तरीके से एमएनसीज उनके देशों से निकल कर गई हैं, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, इसके बाद ऐसी परिस्थिति में जो बात अभी थोड़ी देर पहले जनरल द्विवेदी ने कही कि खोया यूक्रेन ने भी है, जीता अभी रशिया भी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, और अब मैं सभी पैनलिस्ट की बात से सहमत हूं। मैं कुछ नई चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली, ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच में तो डायरेक्ट लड़ाई है, जो फिजिकल लड़ाई कहते हैं, और अमेरिका और वेस्ट और रूस के बीच में ये इनडायरेक्ट लड़ाई है, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पे हो, इकोनॉमिक वॉरफेयर के तौर पे हो, और प्रॉक्सी वॉर भी उसको कहा जाता है। अभी इन तीनों चीज़ों में, जैसा कि आप कह रही थी और जो आपने सवाल पूछा है, नुकसान हो रहा है यूक्रेन की जनता का, रशिया की जनता का। नुकसान का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा रूस को और यूक्रेन को। सबसे ज़्यादा यूक्रेन के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसमें यूरोप भी साफ नहीं बचेगा, क्योंकि यूरोप में भी इतने समय की पीस बर्बाद हो जाएगी, और साथ ही साथ वहाँ का जो उनकी सिक्योरिटी है वो भी उसमें मुसीबत आएगी, और उनकी एनर्जी सिक्योरिटी में भी परेशानी आएगी, और वहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो वहाँ पहुँच जाएंगे। रिफ्यूजी की प्रॉब्लम उन्हें संभालनी पड़ेगी। और अमेरिका को ये लगता है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है
तो उन्हें फायदा शायद होगा, क्योंकि उनको उनके हथियार भी बिक रहे हैं, तेल भी बिकेगा और बाद में वो रिकंस्ट्रक्शन भी करेंगे, जैसा कि आपने बताया। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब मध्यस्थता की बात आती है तो सभी देशों में भारत सामने उभर के आता है। कारण यह है कि जैसे कि आपने इजराइल और टर्की की बात की, एक चीज बहुत जरूरी है मध्यस्थता करने वाले के लिए कि वो मॉरली राइट होना चाहिए। अभी वेस्ट मॉरली राइट नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी जो है अटैक किए हैं और ऑफेंसिव किए हैं और दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। तो अमेरिका इराक में कर चुका है, अफगानिस्तान में कर चुका है, लीबिया में कर चुका है। तो उस साइड एक जो वेस्ट है, अमेरिका और वेस्ट के देश, वो वहां में बन जाते हैं। इजराइल का भी ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है अरब देशों के खिलाफ। उसी मुताबिक टर्की का भी अभी ये रिकॉर्ड रहा है। ग्रीस में भी उसने कुछ ऐसा किया और अजरबैजान के साथ मिलकर अर्मीनिया के ऊपर भी ऐसा किया। अकेला भारत एक ऐसा देश है जिसने कहीं कोई अतिक्रमण नहीं किया। तो ये एक भारत को इन सब देशों से अलग करता है और एक अलग जगह पे खड़ा कर देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जनरल भूषण। इसी बीच एक बड़ी खबर है, वो भी दर्शकों को बता दें। रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर कितनी भयानक है। थोड़ी देर पहले का ही अगर आप फुटेज देखेंगे तो आप इसकी भीषणता का, इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाएंगे। ये यूक्रेन का एनर्गोदार इलाका है। आप देखिए सड़कों पर कैसे जंग छिड़ी हुई है, ताबड़तोड़ गोले दागे जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह जंग रूस और यूक्रेन आर्मी के बीच हो रही है और आमने सामने की इस जंग में नुकसान कितना यूक्रेनियंस को उठाना पड़ रहा है उसका केवल हम अंदाजा भर लगा सकते हैं। इसी इलाके की एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूँ। रूसी सैनिक फायरिंग के बीच आंसू गैस के गोले भी दाग रहे हैं। बम गोलों की आवाज से वहां कितनी दहशत होगी, जरा इन तस्वीरों से आप आकलन करें। खासी जो भीड़ है वो भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। कुछ सिविलियंस की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। अब आप अंदाजा भर लगाएं कि लोगों के मन में जान बचाने का डर भी और दहशत भी होगी। यूनेस्को के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान खार्किव का हुआ है। खार्किव से भी एक तस्वीर आई है। यहाँ 95वीं एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने रूस के 2 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। ये दोनों Mi-8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर थे। इसी की तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। काले धुएं का गुबार जहां से उठ रहा है वहीं पर Mi-8 हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको खार्किव की भी तस्वीर दिखाई, हमने आपको बेलगोरोद की भी तस्वीर दिखाई। कुलदीप जी, यहाँ भारतीय दर्शक आपसे जानना चाहते हैं इस वक्त यूक्रेनियन शहरों की स्थिति क्या है? देखिए, खार्किव की स्थिति तो बहुत खराब है। 39 शेलिंग्स हुई हैं 24 घंटों के अंदर लास्ट, सिर्फ खार्किव में। खार्किव का हाल बहुत खराब है, मरियोपोल का हाल बहुत खराब है। उधर से हम अगर अब ओडेसा को भी स्टार्ट ले लिया, एक पलतावा जगह है जो कि खार्किव से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे भी शेलिंग चल रही है। अब सुमी की तरफ जाएं तो वहां भी शेलिंग चल रही है। देखिए, लेकिन एक बात ये रशियन बोलते थे कि हम प्रो रशिया जो लोग हैं, प्रो रशियंस जो हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। रशियन बोलने वालों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जितनी भी जगह पर युद्ध चल रहा है, जिसको मतलब हम प्रॉपर युद्ध कहेंगे, वो सारी वही जगह है जो कि प्रो रशियंस हैं, जो रशियन बोलने वाले लोग हैं। मतलब उन्हीं को, जो आपके अपने लोग, आप जिनको अपना लोग कहते हैं, उन्हीं जगह क्यों खत्म किया जा रहा है उनको। खार्किव को आपने खत्म कर दिया, मरियोपोल को खत्म कर दिया, उधर सुमी को आप ऐसे ही कर रहे हैं। तो उन जगह को दनबास, जो जिस दर तो 2014 से लड़ाई चल रही है दनबास की, ये सारी वो जगह है जहां पर इनके अपने लोग, जिनको ये बोलते हैं कि हमारे अपने लोग हैं, प्रो रशियन है, रशियन बोलने वाले हैं, सारी दिक्कत उन्हीं को। आप वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट ठीक है, 1-2 जगह पर उनके एयर बेसिस जो है या आर्मी बेसिस पे उन्होंने अटैक किया है, बाकी ठीक है वहां पर। और कीव की स्थिति क्या है? कीव की स्थिति बिल्कुल ठीक है। कोई 1-2, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, 90% उसकी एक्यूरेसी आ रही है। कीव ठीक है अभी, क्योंकि कीव को पूरी तरीके से मेरे ख्याल से 1.5 लाख यहाँ पे आर्मी वाले सोल्जर्स हैं जिन्होंने कीव को कीव कर आने में 1-2-3 महीने में भी वो कीव के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। एयर स्ट्राइक करके वो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में उनका जीतना देखिए बहुत मुश्किल है। कीव के आसपास
जैसे जो जगह थी, जैसे आप इरपिन ले लेते हैं, बुचा लेते हैं, गस्तोमेल लेते हैं, ब्रवरी लेते हैं, उन सब जगह से उनके सोल्जर्स को या तो भगा दिया गया है या मार दिया गया है। सिर्फ एक जगह है जो कि ठीक है, मरियोपोल में आप कहते हैं वहां पे सर्च चल रहा है इस समय उनका लेकिन जो खरसोन जगह है वहां पर बोल रहे हैं हमारा, लेकिन वहां पे खरसोन में आज भी यूक्रेन के झंडे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ना मारियोपोल, ना खार्किव और ना ओडेसा, पूरी तरीके से अगर हम ये कहें कि रशियन कैप्चर हो गया है तो ये कहना थोड़ा गलत होगा। जनरल सिंह, जो थोड़ी देर पहले कुलदीप जी ने कहा कि रशिया उन लोगों को ही परेशान कर रहा है ज्यादा जिनके बारे में वो दावा करता है ये तो हमारे हैं, जैसे डोनबास, मारियोपोल, इन इलाकों का इन्होंने जिक्र किया, और इतना करने के बावजूद भी अभी पूरी तरीके से वो कैप्चरिंग नहीं हो पाई है। इसका क्या अर्थ है? देखिए मीनाक्षी जी, अगर हम यूक्रेन की लड़ाई को समझें तो उसमें जरूरी है हमको नाइपर नदी के पूर्व के इलाकों को और जो ब्लैक सी के साथ लगते हुए दक्षिण के इलाके हैं उनके ऊपर रूस का ज्यादा, जैसे कुलदीप जी बता रहे थे, ज्यादा उनका चाहत उन इलाकों पर कब्जा करने पे है। जो लुहांस्क और डोनेस्क का रीजन है, डॉनबास, जो दो उसके मिलकर बनते हैं, और जो ब्लैक सी के साथ उनका जो क्रीमिया के अंदर जो पानी जाता था उसको 2014 में जब रशिया ने उस पे कब्जा किया तो फ्रेश वाटर सप्लाई को रोक दिया गया। जो कैनाल थी उसके थ्रू पानी जो जाता था वो नहीं दिया जा रहा था। अभी रूस ने जो इस लड़ाई में क्या हासिल किया है, जैसे हम कहते हैं क्या खोया क्या पाया, उन्होंने एक तरह से क्रीमिया के साथ जो वाटर का कनेक्शन है वो रिस्टोर कर दिया और दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है और लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करने में और कदम आगे बढ़ा लिए। अब शहरों में दिक्कत यह है कि रूस भी उसमें उलझना नहीं चाहता है, वो स्टैंड ऑफ अटैक ही कर रहा है, वो उसके अंदर घुसकर लड़ना नहीं चाहता क्योंकि इस बात का अनुभव उनको सीरिया से है और वो जानते हैं कि अगर सीरिया और मिडल ईस्ट या लेबनान की तरह से अगर ये लड़ाई शहरी लड़ाई में तब्दील हो गई तो उसमें नुकसान रूसियों का बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कम रेंज की मिसाइलों से, जैसे कि यूक्रेन के पास है स्तुग्न मिसाइल है या उनको, बिल्कुल जनरल सिंह, जो आप कह रहे हैं वही बात थोड़ी देर पहले एक आम नागरिक की भाषा में कुलदीप ने भी समझाने की कोशिश की। वो ये कह रहे थे कि कीव तक तो उन्हें लड़ने में 1 से 2 महीने का वक्त तो सीधे सीधे लग जाएगा, इसलिए शायद रशिया भी ये चाहता है कि मध्यस्थता हो, बातचीत हो इस पर। जनरल सिंह, जो थोड़ी देर पहले कुलदीप जी ने कहा कि रशिया उन लोगों को ही परेशान कर रहा है ज्यादा जिनके बारे में वो दावा करता है ये तो हमारे हैं, जैसे डोनबास, मारियोपोल, इन इलाकों का इन्होंने जिक्र किया, और इतना करने के बावजूद भी अभी पूरी तरीके से वो कैप्चरिंग नहीं हो पाई है। इसका क्या अर्थ है? देखिए मीनाक्षी जी, अगर हम यूक्रेन की लड़ाई को समझें तो उसमें जरूरी है हमको नाइपर नदी के पूर्व के इलाकों को और जो ब्लैक सी के साथ लगते हुए दक्षिण के इलाके हैं उनके ऊपर रूस का ज्यादा, जैसे कुलदीप जी बता रहे थे, ज्यादा उनका चाहत उन इलाकों पर कब्जा करने पे है। जो लुहांस्क और डोनेस्क का रीजन है, डॉनबास, जो दो उसके मिलकर बनते हैं, और जो ब्लैक सी के साथ उनका जो क्रीमिया के अंदर जो पानी जाता था उसको 2014 में जब रशिया ने उस पे कब्जा किया तो फ्रेश वाटर सप्लाई को रोक दिया गया। जो कैनाल थी उसके थ्रू पानी जो जाता था वो नहीं दिया जा रहा था। अभी रूस ने जो इस लड़ाई में क्या हासिल किया है, जैसे हम कहते हैं क्या खोया क्या पाया, उन्होंने एक तरह से क्रीमिया के साथ जो वाटर का कनेक्शन है वो रिस्टोर कर दिया और दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है और लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करने में और कदम आगे बढ़ा लिए। अब शहरों में दिक्कत यह है कि रूस भी उसमें उलझना नहीं चाहता है, वो स्टैंड ऑफ अटैक ही कर रहा है, वो उसके अंदर घुसकर लड़ना नहीं चाहता क्योंकि इस बात का अनुभव उनको सीरिया से है और वो जानते हैं कि अगर सीरिया और मिडल ईस्ट या लेबनान की तरह से अगर ये लड़ाई शहरी लड़ाई में तब्दील हो गई तो उसमें नुकसान रूसियों का बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कम रेंज की मिसाइलों से, जैसे कि यूक्रेन के पास है स्तुग्न मिसाइल है
या उनको बिल्कुल जनरल सिंह, जो आप कह रहे हैं वही बात थोड़ी देर पहले एक आम नागरिक की भाषा में कुलदीप ने भी समझाने की कोशिश की। वो ये कहे थे कि कीव तक तो उन्हें लड़ने में 1 से 2 महीने का वक्त तो सीधे लग जाएगा, इसलिए शायद रशिया भी ये चाहता है कि मध्यस्थता हो, बातचीत हो इस पर। जनरल दयाल, हम थोड़ा देशों की प्रायोरिटी पर चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त यूक्रेन की प्रायोरिटी तो बेशक यही होगी कि ये जंग खत्म हो, और जो पिछली बार जो नेगोशिएशन टॉक हुई थी, आपस में शांति बातचीत हुई थी, उसमें यूक्रेन यहाँ तक के लिए तैयार हो गया था कि वो नेटो का मेंबर नहीं होगा, उसके बावजूद ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें यूक्रेन की खुद की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, क्योंकि यूक्रेन बोलता एक बार कुछ है, या उनके प्रेसिडेंट या उनके जो स्पोक्स पर्सन है एक बार एक तरफ कदम बोलते हैं, दूसरी तरफ नाटो का कदम बोलते हैं, तीसरी तरफ हथियारों की डिमांड करते हैं, चौथी तरफ सैंक्शंस की डिमांड करते हैं। वो यूक्रेन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल, अगर यूक्रेन नहीं चाहता तो यूक्रेन की पार्लियामेंट पिछले महीने मिली थी और पार्लियामेंट ने पास किया था कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे। 2014 में भी जब यरशेंको गए थे यहाँ से भाग के, तो पार्लियामेंट ने कहा था हम ईयू के मेंबर बनेंगे, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। अगर सीरियस है यूक्रेन, पार्लियामेंट में पास करे कि हम नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे, तो पहली बात तो ये सीरियसनेस दिखाएगी ना। पहला रेजोल्यूशन तो इनको करना है ना, अगर ये चाहते हैं लड़ाई रुके। वरना हर कोई अपने दिमाग से, अपनी एनालिसिस से रशिया के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या थे, रशिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो जो एक 22 तारीख को प्रेसिडेंट पुतिन ने जो स्पीच दी, जो अपने नेशन को एड्रेस किया, उसमें जो उन्होंने बोला, उससे हर किसी ने अपने उससे अंदाजा लगा लिया कि वो कीव को कब्जा करना चाहते हैं, वो यूक्रेन को कब्जा करना चाहते हैं, कीव की सत्ता ऐसे पलटना चाहते हैं। जो उनका स्पष्ट सा इरादा था, उन्होंने क्या कहा, डोनेट्स्क और लुहांस्क को उन्होंने बोला ये रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। अगर इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है तो जो उनकी बाउंड्री है, जो उनका एरिया है, वो उनको सिक्योर किया, उन्होंने सिक्योर कर दिया। उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि भाई क्रीमिया को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, और क्रीमिया की रिकॉग्निशन के लिए उन्होंने, जैसे बताया जनरल साहब ने, वो केरसन से पानी का प्रॉब्लम था, उसको पहले 2 दिन में ही कब्जा कर लिया। जपरेजिया में पहले 2-3 दिन के 4 दिन के अंदर ही उन्होंने कब्जा कर लिया, ताकि न्यूक्लियर कोई स्पिल ना हो। देखिए, जो वो इरपिन से जा रहा है, जो वो होस्टामेल से जा रहा है, बूचा से जा रहा है, अब वो कंप्लीट एनाटोन एयरफील्ड उनके कब्जे में थी ना, 20, 25, 30 दिन कब्जे में थी। उन्होंने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, बड़ी एयर लैंडिंग्स नहीं की, बड़े लॉजिस्टिक लैंडिंग्स नहीं की, वहां पे बड़ा इक्विपमेंट नहीं लैंड किया। तो वो अपने किसी स्ट्रैटेजी के तहत लड़ाई लड़ रहा है, और उस स्ट्रैटेजी के तहत मैं समझता हूं स्लोली ब्लीड करेगा इनको। स्लोली क्या मिलेगा अगर कल लड़ाई बंद कर दो? जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, जब तक वो तो हीरो है, जब तक उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी, हाहाकार नहीं मचेगी कि हमारा देश बर्बाद, या वो कब होगी मैं नहीं कह सकता। कुलदीप सिंह जी जानते हैं कि आज पूरा यूक्रेन उनके साथ खड़ा है। अगर यूक्रेन खड़ा है तो ये फिर प्रॉब्लम आएगी ना, ये तो प्रॉब्लम लंबी चलेगी। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन क्योंकि कोई स्ट्रेंथन कदम नहीं उठा रहा है जिससे कि उसका पक्ष क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसलिए रूस भी रुक नहीं रहा है। जनरल द्विवेदी, आप सहमत हैं इस तर्क से? नहीं, मैं थोड़ा सा, मेरा अपना थोड़ा अलग विचार है। देखिए, जब युद्ध करते हैं तो उसकी कोई टाइमलाइन होती है कि किस टाइमलाइन तक हम युद्ध खत्म करेंगे। वो टाइमलाइन निकल गई है, क्योंकि रशिया की जो इनका एक स्ट्रेटेजी थी कि हम कुछ दिनों में ये अपने जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेंगे, वो लक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। और जैसे कुलदीप जी बता रहे थे कि अगर उन्हें कीव पर कब्जा करना महीने लग जाएंगे, मेरा अपना अनुभव है, मैं बांग्लादेश की लड़ाई लड़ा हूँ, और जहाँ भी हमने शहरी इलाकों में लड़े, चाहे कुमिला में थे या ढाका के बाद, तो बहुत कैजुअलिटी होती है, ये बहुत घातक हो सकता है। तो मेरी 2 बातें हैं। सबसे पहले है कि इस समय जो युद्ध की स्थिति है उसमें ये रशिया के लिए ठीक होगा कि वो किसी न किसी तरह यूक्रेन के साथ कोई ना कोई बातचीत करके युद्ध को खत्म करें, क्योंकि युद्ध जो है जैसे लंबा चलेगा, ना तो रशिया के हक में है और ना ही यूक्रेन के हक में, ना ही दुनिया के हक में। और दूसरी बात है कि कुछ हद तक रशिया ने अपने लक्ष्य उनको प्राप्त हो गए हैं, पर ये जो युद्ध चल रहा है डॉनबास में भी या कीव में भी, ये इरेगुलर वॉरफेयर है, और ये कभी भी जीत इसकी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक इरेगुलर फोर्सेस लड़ती रहेगी तो युद्ध चलता रहेगा। तो मैं तो इतनी बात कहूंगा कि ये जो समय है, ये ठीक समय है कि युद्ध को खत्म किया जाए,
मध्यस्थता की जाए। ये बात तो देखिए जनरल द्विवेदी सब मान ही रहे हैं कि युद्ध खत्म होना चाहिए। जो यूक्रेन के साथ है वो भी कह रहे हैं, जो रशिया के साथ है वो भी कह रहे हैं, लेकिन बात ये है जनरल भूषण की ये खत्म कैसे होगा। जो बात विशंबर दयाल जी ने कही, मैं उसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंशन आपसे चाह रही हूँ कि अगर यूक्रेन ये गारंटी देता है कि हम नाटो का मेंबर नहीं होंगे, तो केवल वर्बली उसे ये नहीं कहना होगा, उसे अपनी संसद में ये रेजोल्यूशन लेकर आना होगा जो एक पीस ऑफ गारंटी होगा रशिया के लिए कि वो फिर अपना हाथ यूक्रेन से बाहर खींचेगा। बिल्कुल। जैसे एक सेकंड के लिए मैं कुलदीप जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कुलदीप जी बोले। देखिए, एक तो रशिया की आप कहते हो रशिया के लिए गारंटी होनी चाहिए। पहले तो देखिए, दनबास हमारी जगह है, क्रीमिया हमारी जगह है जो उन्होंने कब्जे में की है, जो सरदार साहब ने बोला था, जनरल साहब ने कब्जे में ली है। क्या अपनी जगह के लड़ने के लिए हक नहीं है हमारे पास? हम अपनी जगह की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की। हम तो किसी की जमीन पर गए नहीं। तो आप ये मत कहिए, आप उनकी मत देखिए कि उनको क्या चाहिए, पहले ये देखिए हमें क्या चाहिए। आप हमारे लोगों को मार रहे हैं, यहाँ पर आके हमारी जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। कल को आप रशिया या चाइना आकर बोलता है जी अगर आप रशिया से संबंध रखेंगे तो मैं आपको ठोक दूंगा, तो ये कहाँ की बातें हैं? देखिए, हर आदमी के पास पूरे राइट्स है अपनी कंट्री को अपने हिसाब से चलाने के लिए। ये तो नहीं ना कि कल दूसरा आ जाता है, वो कहेगा भाई आप ऐसे करोगे तो हम ठोकेंगे। भाई हमारी अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं हम, कोई जगह पे हमने कब्जा नहीं किया, रशिया ने हमारी जगह पे कब्जा किया है, जिसके लिए किसी भी तरीके सारा यूक्रेन भी चाहता है कि ये संधि हो, लेकिन हमें अपनी जगह के लिए यूक्रेन को लड़ना पड़ेगा आगे भी। भूषण जी आप इस पर भी कमेंट करें, क्योंकि देखिए ये बात तो कई दफा चर्चा में आई है कि कोई भी देश का ये अपना अधिकार है कि वो नाटो में जाए ना जाए, वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने ना बने, वो रशिया का दोस्त बने ना बने। इससे रशिया को देखिए, हम ये जान रहे हैं कि रशिया के अपने हित भी हैं इसमें। उसे ये चिंता है कि भाई जो उसने कहा था, बहुत पुरानी ये बात हो गई, लेकिन उन्होंने भी तो ये कहा था ना कि कनाडा में जाकर आप मिसाइल तैनात कर देंगे तो क्या अमेरिका को पसंद आएगा? आज यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन जाता है तो रशिया ये क्यों पसंद करेगा? दोनों बातें, जो बात थोड़ी देर पहले जनरल दयाल ने कही और जो बात जो नाराजगी दरअसल तमाम यूक्रेनियंस की है, और बतौर कुलदीप भी ये उन यूक्रेनियंस का दर्द पूरा बयां कर रहे हैं। कुलदीप जी से मेरे को काफी सहानुभूति है, लेकिन रियलिटी अलग चीज होती है और हमें अभी रियलिटी समझनी चाहिए। यूक्रेन ने 2008 में कहा था कि जी मुझे नाटो में शामिल कर लो। नाटो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेगा, ये नाटो कई बार बोल चुका है और उन्होंने आज तक नहीं किया, भविष्य में भी नहीं करेंगे, क्योंकि नाटो की एक कंडीशन होती है शामिल करने के लिए, और वो कंडीशन ये है कि जिस देश को शामिल करना है उस देश में आंतरिक या बाहरी कोई लड़ाई नहीं चल रही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चल रही है तो आर्टिकल 5 के नीचे उन्हें उस लड़ाई में कूदना पड़ेगा। तो वो कंडीशन ना यूक्रेन ने तब फुलफिल की थी, ना वो कंडीशन आज फुलफिल कर रहे हैं, ना ये कंडीशन बाद में फुलफिल होगी जब तक अज़ोव बटालियन यूक्रेन में रहेगी। एक बात तो इस कारण से उनको ये रियलिज्म समझ में आ जाना चाहिए कि नाटो हमें शामिल नहीं करेगा, वो हमें लड़ाए जा रहे हैं। लेकिन आप ये बोलते रहिए कि भाई हमारी सोवरेन राइट है हमारा कि हम कहीं भी जाए। अरे वो तुम जाने लेने वाला तुम्हें तैयार नहीं है तो आप जाओगे कैसे नाटो में, जब लेने वाला तैयार नहीं है? और ये बात मैंने बीच में जब इंटरनेशनल डिस्कशन हुआ था यूक्रेन और नाटो को आपस में आमने सामने करके मैं चेयर कर रहा था डिस्कशन, ये क्लियर कराई थी मैंने। वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे यूक्रेन को नाटो में, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जब ये सिचुएशन ऐसी है, रूस अपना डायरेक्ट बॉर्डर नाटो के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, नाटो अपना डायरेक्ट बॉर्डर रूस के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, दोनों नहीं चाहते ये बात। और इस हालत में यूक्रेन को समझना चाहिए कि उसकी भौगोलिक स्थिति बदकिस्मती से ऐसी है कि उस इलाके में अगर वो कोई भी एक साइड ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए परेशानी होगी। एक न्यूट्रल यूक्रेन ही वहां पर पीसफुल हो सकता है, इसके अलावा और कोई औचित्य नहीं है। तो अब ये एक रियलिटी है। अब चक्कर क्या है कि यूक्रेन ने कई डिमांड दी है, उसने ये बोला कि ठीक है मैं नाटो में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे को सिक्योरिटी इस किस्म की दे दो जो नाटो से भी ज्यादा है। वो बोल रहे हैं अभी मेरे को चीन भी लिख के दे कि मैं मेरे ऊपर हमला नहीं होगा। तो ये रशिया नहीं मानेगा। रूस का जो है उनका स्ट्रेटेजिक एम और मिलिट्री एम बिल्कुल क्लियर है। साउथ में एक ऐसी पट्टी बननी चाहिए कि यूक्रेन के हवाई समुद्र से कनेक्शन टूट जाए। डॉनबास को 90% ले चुका है, 10% वो ले बिना मानेगा नहीं। तो ये रूस का जो है, और कीव में वो तब तक कीव के आसपास रहेगा, अंदर नहीं घुसेगा जैसे जनरल साहब ने बताया, क्योंकि लड़ाई में उसमें नुकसान बहुत होता है। तो वो बाहर रहेंगे
और तब बोलेंगे कि भैया हम कीव से तब बाहर जाएंगे जब आप ये चीजें मान लेते हैं कि ये रशिया का हिस्सा है। जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक हम तो यही तो मान मनोबल की बात है ना जनरल सिंह। ये मानेंगे कैसे और मनाएगा कौन? तो इसीलिए जनरल सिंह इस पर अपना कमेंट रखना चाह रहे हैं जी। जब पराक्रम चल रहा था और उन पर बहुत दबाव था कि कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करो, तो उन्होंने ब्रजेश मिश्रा जी को बोला था कि ये युद्ध एक बड़ी अजीब चीज है, बहुत लोग जानते हैं कैसे शुरू करें और कहां शुरू करें और कैसे कब शुरू किया जाए, लेकिन कोई नहीं जानता ये कैसे खत्म होगा और किस तरीके से खत्म किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत के राजनयिकों में इतनी परिपक्वता है, इतनी सूझबूझ है, और मैं सोचता हूं कि अगर हम मिलजुल कर बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे, तो हम कुछ ना कुछ उनके लिए गारंटीज पैदा कर सकते हैं और हम यूक्रेन को ये भरोसा दिला सकते हैं कि बिना नेटो में जाए हुए भी वो एक यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाए और अपना डेवलपमेंट कर ले और इस तरह की चीज ना करे। क्योंकि बात सही कह रहे हैं शशि भूषण और जनरल द्विवेदी की भौगोलिक स्थिति को हम नकार नहीं सकते। अगर आपके पास कोई ऐसा देश है जो कि रूस की तरह है तो आपको उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस बात के ऊपर वार्ता होगी और जल्द से जल्द बिना ज्यादा मानवीय नुकसान हुए और इस चीज को सुलझाया जाएगा। लेकिन तो दयाल जी बात यही है कि बातचीत होगी, पॉइंट ऑफ डिस्कशंस क्या हो सकते हैं। मैं छोटा सा एक कमेंट इस पर भी आपका चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि रशिया ये चाहेगा कि इस बात की गारंटी, पीस ऑफ गारंटी रशिया के पास हो कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। ये एक बात हो गई। इसके अलावा ऐसे और कौन से बिंदु हैं जो रशिया चाहता है या जो यूक्रेन के भी फेवर में है? हमें दोनों तरफ की बात करनी होगी। जनरल दयाल इस पे ऐड कर रहे हैं जी। देखिए, यूक्रेन के फेवर में पिछले 2014 से डोनेट्स्क और लुहांस्क में यूक्रेन और जो रशियंस थे, या आप उसको रशियन मिलिशिया कह लो या रेबल्स कह लो, उनके बीच में लड़ाई थी। तो क्रीमिया से रशिया नहीं हटेगा। ये मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। देखिए, कुलदीप जी ने बहुत बातें बताई, लेकिन हिस्ट्री में दोनों पक्ष है ना, हिस्ट्री में दोनों पक्ष हैं। क्रीमिया कैसे यूक्रेन के साथ जुड़ा था, पहले क्रीमिया में कैसे वहां से किस तरह से तातार्स को कैसे आए थे, एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। और दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री तो सेम ही थी ना, मिली जुली थी। वेस्ट में ये बार बार करते हैं कि ईस्ट में क्यों लड़ाई, क्योंकि उसका मुद्दा ईस्ट है, उसका मुद्दा डॉनबास है। रशिया तीन चीज बहुत क्लियरली चाहेगा। डॉनबास रीजन पर जो डोनेट्स्क और लुहांस्क है उस पर किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं यूक्रेन का, और वो माने ना माने, दुनिया माने ना माने, जैसे उन्होंने जॉर्जिया में किया है वो करेंगे। जब तक वो नहीं खत्म होगा लड़ाई खत्म नहीं होगी। एक जो वाटर प्रॉब्लम है क्रीमिया की, उस पर किसी किस्म की दोबारा से प्रॉब्लम ना आए, एक ये बहुत बड़ा उसका मुद्दा होगा। और तीसरा उसका मुद्दा होगा जो कि 50% अचीव कर चुके होंगे, जो है अज़ाव बटालियन, जो ये स्टेफन बेर्नर के जो ये फॉलोवर्स हैं, जिन्होंने यूक्रेनियन आर्मी को भी टोटली उस तरह से बना दिया है कि दयाल जी, लेकिन आपने ये जो तीनों पॉइंट्स गिनवाए हैं, ये तीनों रशियन फेवरेबल पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं। मैं कुलदीप जी का रिएक्शन आपका चाहती हूँ। यूक्रेनियन फेवरेबल पॉइंट्स भी मैं जानना चाह रही हूँ। वो बदनाम हुआ है दुनिया में अपनी, उसने इकोनॉमिक वो झेले हैं और झेलेगा वो, और दुनिया में उसको बहुत कुछ बोला गया है। तो वो इन तीन मुद्दों के साथ समय की कमी, इसलिए मैं सबका छोटा-छोटा रिएक्शन इसमें चाह रही हूँ। कुलदीप जी। मैं जैसे अभी जनरल साहब ने बोला कि सबको मालूम है कि वो हमें नाटो में नहीं लेंगे। जब हमें नाटो में नहीं लेंगे, सबको मालूम है, तो लड़ाई काहे की? फिर आप काहे को घबरा रहे हैं? तो मालूम है जब ये बात कि हम नाटो में नहीं जा सकते तो लड़ाई वाली बात ही नहीं है। बात ये है, देखिए खारकोव पे कब्जा क्यों, खारकोव को क्यों बिल्कुल खत्म कर दिया गया? आप बताइए। आने वाले टाइम में आप देखिएगा 2-3 दिन में ओडेसा। अगर आपको धनबास लेना है जो आप कह रहे हो, तो ठीक है, उस साइड पे रहिए ना। आप सारी जगह को आप देखिए, आप कीव के आसपास भी आए हैं। कुलदीप जी भाई साहब, लाखों जाने जा रही हैं आपके, जरा से देखिए आपकी, आप चाहते हैं कुछ लेना, लाखों जाने। ठीक है। जनरल द्विवेदी भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जनरल द्विवेदी जी बोले। देखो मीनाक्षी, इस समय सबसे जरूरी है कि युद्ध को किसी के विराम की स्थिति में लाया जाए और वो दोनों साइड को टेबल पर लाया जाए। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, और इस समय दोनों साइड पर कुछ ना कुछ टेबल पर बैठने के लिए है, क्योंकि रशिया जो है काफी कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है
और यूक्रेन के पास भी फेस सेविंग है। अगर युद्ध और चलता रहा तो बर्बादी ही होगी दोनों साइड पर। तो मैं ये सोचता हूं कि अभी डिप्लोमेसी का टाइम आ गया है, थोड़ी सी अग्रेसिव डिप्लोमेसी चाहिए, दोनों को टेबल पर लाया जाए। मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ये तो समझ में आ गया कि रशिया के हित कहाँ हैं और उसके पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन मैं यूक्रेन के फेवरेबल पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि जब नेगोशिएशन टेबल पर आएंगे तो वो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो यूक्रेन चाहेगा। जनरल भूषण, प्रेसिडेंट, हाँ, यूक्रेन चाहेगा कि उसकी सुरक्षा जो है वो उसके ऊपर दोबारा से आक्रमण ना हो। सबसे पहली बात, उनका बेसिक सिक्योरिटी उनकी जरूरी है। अभी इसी सिक्योरिटी को उन्होंने थोड़ा सा जिस किस्म से हैंडल किया था कि अमेरिका के वहाँ पे ट्रेनर आ गए थे, अमेरिका की एक्सरसाइज चल रही थी, अज़ोव बटालियन वहाँ पे कुछ कर रही थी, लैब्स आ गई, ये सब जो था, इन सब ये एक गलत तरीका था। उन्हें अपनी सिक्योरिटी जो ढूंढनी चाहिए वो ढूंढनी चाहिए थी उसके हिसाब से। अगर ये सब नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई होती। अभी जो कुलदीप साहब बोल रहे थे, इसमें भी बहुत जरूरी है कि ये समझना कि नाटो जो है, ये लड़ाई जब ये ज़ेलेंस्की साहब को भी पता है, क्योंकि जब मैंने ये डिस्कशन किया था, मैं बता रहा हूं आपको, ये ध्यान देने वाली बात है, उनको भी पता है कि मैं नाटो में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन उनका क्या था कि ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट इलेक्शन हार जाएंगे अगर वो इसको आगे नहीं बढ़ाते। जो वन पॉइंट सोल्यूशन मुझे यूक्रेन के लिए अभी इस चर्चा में समझ में आया है, वो यही समझ में आया कि यूक्रेन को भी फिर इस बात की गारंटी चाहिए कि अगर वो नाटो में नहीं जाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि रशिया उसके ऊपर फिर आगे भविष्य में कभी अटैक नहीं करेगा। और एक बार फिर हमें ये कहना होगा कि भारत की भूमिका इसलिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके रूस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है, यूक्रेन के साथ भी उसके संबंध अच्छे हैं, और पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरीके से रंग लाती है, इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। जनरल सिंह, जनरल दयाल, जनरल द्विवेदी, जनरल भूषण और कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।